Hello and namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka and you are watching a very important session. Today, once again, we are talking about a very important point that you can see here. We are talking about चार्ल्स लेम. चार्ल्स लेम की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं. चार्ल्स लेम जो है वो एक पॉपुलर एसिस्ट हैं, यू नो वेरी वेल. सबसे पहले देखते हैं कि उनकी लाइफ स्पैन कैसी रही, यानी कि उनका जन्म कब हुआ. तो ही वॉज बॉर्न इन 1775 एंड डाइड इन 1834. सो अगर हम ब्रिटिश पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो एरा है ये मोस्टली आपका रिलेट करता है रोमांटिक पीरियड से. रोमांटिक पीरियड से ना, रोमांटिक पीरियड से रिलेट करता है ना. और रोमांटिक पीरियड का जो टाइमिंग है वो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ. 1798 से लेके 1837 तक, ठीक है. ये रोमांटिक एज का पीरियड है. और 1834 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है. तो बेसिकली ये इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो रोमांटिक पीरियड के दौरान ही पब्लिश हुए, आए, लिखे. अब इनके बारे में जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. चलो देखो. ही वॉज बॉर्न इन लंदन. चार्ल्स लेम का जन्म लंदन में होता है. इंग्लिश पोइट हैं, फिक्शन राइटर हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, एसेसिस्ट हैं ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पीरियड. तो रोमांटिक पीरियड का चर्चा मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कर लिया, फिर देख लीजिए आप लोग. देखो, पोइट भी हैं, इसके अलावा फिक्शन राइटर भी हैं, क्रिटिक भी हैं. क्रिटिक होने के साथ साथ ये एसेसिस्ट भी हैं. अच्छा, ये पॉपुलर जो है वो एज एन एसेसिस्ट ज़्यादा पॉपुलर है. इन्होंने पोइट्री में भी अपना हाथ आजमाया था लेकिन इतना सक्सेसफुल ये नहीं हो पाए. फिर ये पूरी तरीके से एसेज पर इन्होंने फोकस किया. आगे चलकर इसकी चर्चा सेशन में हम करने वाले हैं और रोमांटिक पीरियड से रिलेट करते हैं. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन यहां से डिजाइन हो सकता है कि ही इज नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट. इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट. और जो फ्रांसिस बेकन है, बेकन को क्या कहा जाता है ना? बेकन को कहा जाता है फादर, है ना, ऑफ एम्पिरिसिज्म एसेज. एम्पिरिसिज्म एसेज. और मॉन्टेंग जो है वो फादर ऑफ एसेज हैं. तो ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है. तो जो फ्रांसिस बेकन का नाम हो गया, ये इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट. सो लंदन में जन्म होता है. पोइट भी हैं, फिक्शन राइटर भी हैं, क्रिटिक भी हैं, एसेसिस्ट भी हैं, इंग्लिश रोमांटिक पीरियड से रिलेट करते हैं और इनको प्रिंस ऑफ एसेसिस्ट कहा जाता है या इंग्लिश एसेसिस्ट कहा जाता है. यहां तक की बात क्लियर हुई है ना? अब हम आगे बढ़े. देखो जरा. A close contemporary and personal friend of Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth, है ना. Charles Lamb was considered a critical member of the Lake Poets, but unlike Wordsworth and Coleridge, his poetry never achieved lasting fame. देखो, सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के ये दोस्त हैं और ये भी लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिन्हें लेक पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है. मैंने अर्लियर जो सेशंस लिए थे उसमें मैंने बताया था कि रॉबर्ट साउदी, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ आर नोन एज लेक पॉइंट्स. और वो टर्म जो फ्रांसिस जेफरे ने अपने एक रिव्यू में दी थी, एस.टी. कॉलरिज के साथ किसी वर्क का रिव्यू कर रहे थे, तो उस वर्क के दौरान उन्होंने इनको लेक पॉइंट्स कहा था. चार्ल्स लेम भी उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं लेकिन इनका पोइट्री में इतना ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इसीलिए इनका नाम जनरली देखने को नहीं मिलता है. बेसिकली उन तीन पोइट्स का ही नाम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी वहाँ ही रहते हैं ना. लेकिन इनकी जो पोइट्री है ना वो ज़्यादा कुछ चली नहीं जितनी वर्ड्सवर्थ की और चार्ल्स लेम की चली, एस.टी. कॉलरिज की चली. लेम रीडायरेक्टेड हिज एनर्जीज अवे फ्रॉम वर्स टू प्रोज. अब इन्होंने पोइट्री तो छोड़ दी और पोइट्री से कहाँ आ गए? प्रोज पर. प्रोज बोले तो ऐसे, यानी ऐसे लिखना शुरू कर दिया इन्होंने. ऐसे लिखना शुरू कर दिया. इन द प्रोसेस
और इस तरीके से ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंड्यूरिंग एसेसिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। और देखो, जब व्यक्ति, ये बात भी सही है कि अगर आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो और यू आर अनेबल टू अचीव द प्रोग्रेस, तो आपको वो वे चेंज कर लेना चाहिए, वो जगह चेंज कर लेनी चाहिए। चार्ल्स लैम ने ऐसा ही किया कि जब पोइट्री में इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी तो इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा दी? ऐसे राइटिंग में लगा दी, यानी वर्स से प्रोज की तरफ ये बढ़ गए और फिर ही बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एसेसिस्ट ऑफ रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक एज या इंग्लिश एसेसिस्ट। सो ओवरऑल यहां तक की बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बाकी की बात देखते हैं। He was best known for his essays of इलिया, है ना, ये इनके एसेज कलेक्शन का नाम है ना। एंड फॉर द चिल्ड्रन बुक्स, जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, विच ही प्रोड्यूस्ड विद हिज सिस्टर मैरी लैम। मैरी लैम कौन है? इनकी सिस्टर है। और ये जो इलिया नाम है ना, ये नाम इन्होंने पेन नेम की तरह यूज किया है ना। इनका क्या है? ये पेन नेम है, पेन नेम है ना, इनका क्या है? ये पेन नेम है। तो एसेज ऑफ इलिया के लिए जाने जाते हैं और चिल्ड्रन बुक्स के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसको इन्होंने मैरी लैम, इनकी सिस्टर है, इनकी सिस्टर, और ये दोनों जो है ना मेंटली इलनेस के काफ़ी शिकार रहे। आगे चल के हम जिक्र भी करेंगे कि मैरी लैम ने किस तरीके से अपने माँ का मर्डर कर दिया था। तो मैट्रीसाइड के क्राइम के अंदर इनको फिर असाइलम भी भेजा गया था। वो तमाम बातें हैं, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। एसेज ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन लंडन। अच्छा, ये शायद 1823 में पब्लिश हुआ है ना, 1823 में पब्लिश हुआ है। वॉज पब्लिश्ड इन लंडन मैगजीन, इन लंडन मैगजीन। और एसेज ऑफ इलिया जो है वो लंदन मैगजीन में पब्लिश होता है। ये सीरीज है, अ सीरीज ऑफ एसेज, अ सीरीज ऑफ एसेज, अ सीरीज ऑफ एसेज। He tried his hand in poetry, romance and drama as well. His friend William Godwin promoted him to write tales from Shakespeare. तो इंस्पिरेशन जो इनको दी वो विलियम गॉडविन ने दी, जिनके लिए इन्होंने एक वर्क भी लिखा है गॉडविन के नाम से ही, आगे चल के जिक्र उसका भी होगा। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की इंस्पिरेशन इनको विलियम गॉडविन से मिलती है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर is perhaps more unusual, commissioned as a retelling of Shakespeare's plays for children. Lamb retold Shakespeare's work while interpressing his own critical commentary on the plays. अब जो ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है ना, ये शेक्सपियर के प्लेज को इन्होंने बच्चों के लिए रिटेल किया इन्होंने अपने तरीके से बताया। He wrote a poem in 1798 जिसका नाम क्या है? ब्लैंक वर्स। ध्यान रखना, he wrote a poem in 1798 जिसका नाम है ब्लैंक वर्स, along with चार्ल्स लॉयड। और इसको किसके साथ लिखा है? चार्ल्स लॉयड के साथ। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान रख लेना। इसमें मेन जो बातें हैं वो फैक्चुअल, देखो जितने भी इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं उन सब में मैंने वो तमाम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड कर रखी है जिससे क्वेश्चन बनेंगे। और रही वक्स की बात, तो वक्स की डिटेलिंग तो हम वक्स के साथ ही जानेंगे। हिज फादर वॉज अ लॉयर्स क्लर्क। चार्ल्स लैम वर्कड इन अकाउंटेंट्स ऑफिस फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स। और देखो अलग अलग जगह दिया हुआ है, किसी जगह 25 और किसी जगह 23, ऐसे करके दिया हुआ है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग जिक्र है इस चीज का, है ना। या तो 23 है या 25 है, तो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और रोजमंड ग्रे, ये भी इनका एक वर्क है, इज द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन नेम्ड एलन क्लेयर। किसकी स्टोरी है? एलन क्लेयर की स्टोरी है। Who loves Rosamund Grey, but their relationship comes to nothing because of sudden death for Miss Grey, है ना। देखो जरा, रोजमंड ग्रे जो है वो एक यंग मैन है जिनका नाम है एलन केयर की स्टोरी है,
जो किसको प्यार करते हैं, रोजमन ग्रे को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी रिलेशनशिप जो है वो कम्स टू नथिंग, खत्म हो जाती है, क्योंकि रोजमन ग्रे जो है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो फिर वो जो रिलेशनशिप थी वो वहीं रुक गई। बोथ चार्ल्स एंड मैरी सफर्ड अ पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस। अब देखो जरा, है ना, चार्ल्स लैम और मैरी लैम दोनों की दोनों मेंटल इलनेस से सफरिंग करते हैं। इनकी जो सिस्टर है मैरी लैम, वो तो सीरियस इलनेस का शिकार होती है। होते तो चार्ल्स लैम भी है, लेकिन इनको उतना ज़्यादा इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे चल के हम देखेंगे कि मैरी की इलनेस तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया। देखो, मैरीज इलनेस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच सी स्टेप्ड हर मदर इन 1796 इन रेज एंड एडमिटेड इन अ मेंटल हॉस्पिटल फिशर हाउस। तो इसको फिर वो असाइलम में भर्ती करवाया गया। और इसके ऊपर फिर मैट्रीसाइड जो है, इसका जब केस लग गया तो फिर चार्ल्स लैम अपनी सिस्टर मैरी लैम के साथ असाइलम में रहे, क्योंकि वो उसको अकेला वहाँ छोड़ नहीं सकते थे। तो दोनों ही फिर एक ही हॉस्पिटल में रहे, जो मेंटल हॉस्पिटल था। तो 1796 में इन्होंने अपनी माँ को मार दिया, मतलब स्टेप यानी चाकू से मार दिया था। चार्ल्स रोट अ लेटर टू कॉलरिज अबाउट मेट्रीसाइड इन 1796, और चार्ल्स ने इस मेट्रीसाइड के बारे में कॉलरिज को एक पत्र लिखा 1796 में, क्योंकि कॉलरिज जो थे उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। तो ऐसी बातें किसी दूसरे को तो बताई नहीं जाती, अपने को ही बताई जाती है। तो ये इनको बड़ा क्लोज मानते थे। सो ही रोट अ लेटर टू एस टी कॉलरिज अबाउट द मेट्रीसाइड डन बाय मैरी लैम। Lamb's first publication was in 1796 when 4 sonnets by Charles Lamb of India House appeared in Coleridge's poems on various subjects. His tragedy, John Woodville, was published in 1802. His farce, Mr. H, was performed at Drury Lane in 1807. ये सारे वर्क हैं इनके, है ना, जो इम्पोर्टेंट वर्क है। देखो 1796 में इनका पहला पब्लिकेशन चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस अपीयर्ड होता है ना, चार्ल्स कॉलरिज की पोइम्स में वेरियस सब्जेक्ट के रूप में, ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ट्रेजेडी है जॉन वुडविल, ये 1802 में 5 एक्ट ट्रेजेडी है। और इनका फार्स जो है वो मिस्टर एच करके पब्लिश परफॉर्म किया जाता है ड्यूरी लेन में 1807 के अंदर। इन 1807 जो इनका मेन वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पब्लिश होता है, जिसमें चार्ल्स लैम रॉट ट्रेजेडीज वाइल मैरी रॉट कॉमेडीज। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो वर्क है इन दोनों सिस्टर ब्रदर का है, जिसमें एक तो कॉमेडी लिखती है और एक जो है वो ट्रेजेडी लिखता है। यानी लैम तो लिखता है, चार्ल्स लैम तो लिखता है ट्रेजेडीज और मैरी लैम लिखती है कॉमेडीज। चार्ल्स लैम नेवर मैरिड इन लाइफ, प्यार तो किया था लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, बाद में इन्होंने फिर शादी नहीं की, तो ही नेवर मैरिड इन हिज लाइफ। His collected essays were published in 1823 under the title Essays of Elia, और इसका जिक्र पहले भी कर चुका था। इलिया जो है इनका क्या है, पेन नेम है। इलिया जो है इनका क्या है, पेन नेम है। यहां तक की बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। Lamb used the pen name Elia as a contributor to London Magazine, इसके लिए इन्होंने ये नाम रखा था। Essays of Elia was criticized by Robert Southey in Quarterly Review, ये भी क्या है, मैगजीन है। इंटाइटल्ड द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडिलिटी, और इसके अलावा इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है द लास्ट एसेज ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन 1833, ये 23 में है। ये जो एसेज ऑफ इलिया है ना, ये तो 23 में है, और ये जो आता है ये आपका आता है कब, 33 में। कॉलरिज कॉल्ड लैम द जनरल हार्टेड लैम, जनरल हार्टेड लैम, इनको किसने दी उपाधि, एस टी कॉलरिज ने। लैम रोट अ लेटर ऑफ मेट्रिसीडल टू कॉलरिज, पहले भी जिक्र हो गया। द प्रिंसिपल बायोग्राफर ऑफ लैम वाज ईवी लूकस, ये ध्यान रखना, इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है, ईवी लूकस ने इनकी बायोग्राफी लिखी है। लैम को एने सिमोन से प्यार हो गया था, लेकिन फिर शादी तो नहीं हो पाई ना। इन जुवेनाइल लाइब्रेरी विलियम गॉडविन कॉन्ट्रीब्यूटेड विद लैम,
और इस लाइब्रेरी में विलियम गॉडविन और जो चार्ल्स लैम्ब है दोनों काम किया करते थे। द साउथ सी हाउस इज द फर्स्ट ऐसे इन essays of Elia. In this essay, he used the pseudonym Elia for himself, whereas Mary Lamb appears as a cousin Brigid. Mary Lamb किसके रूप में? cousin Brigid के रूप में। इनका नाम क्या है? इलिया है, चार्ल्स लैम्ब का। लैम्ब कंपोज्ड अ पोइम जिसका नाम है अ फेयरवेल टू टोबैको। एक पोइम इस नाम से भी है, अ फेयरवेल टू टोबैको। लैम्ब स्पोक हिज फादर अंडर द नेम ऑफ लॉवेल। फादर को किस नाम से रेफरेंस मिला है? लॉवेल के नाम से। इन्हीं जैसे इलिया ऑन द ओल्ड बेंचेज ही क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर, है ना। इन्हीं जैसे इलिया ऑन द ओल्ड बेंचेज, इसके अंदर इन्होंने अपने फादर की पोर्ट्रेट जो थी उसको बनाया था। पोर्ट्रेट बनाई है भाई इसमें। तो ये इनके बारे में मेजर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। पूरी बातें एक बार हम रिपीट करेंगे जिससे क्या है चीजें और क्लियर हो जाए। देखो, जन्म होता है इनका लंदन में। पोइट है, फिक्शन राइटर हैं, क्रिटिक है, एसेसिस्ट हैं, रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं और इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ इम्प्रेसिज्म ऐसे किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां तक की बातें क्लियर? देखो जरा, इनके अगर क्लोज फ्रेंड की बात करें तो एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ थे। चार्ल्स लैम्ब भी लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, तो ये भी लेक पोइट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। इनकी पोइट्री उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई जितना इम्पैक्ट एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम का है। अब जब ये सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने पोइट्री लिखना छोड़ दिया, यानी वर्स को छोड़ दिया, प्रोज को पकड़ लिया, एंड ही बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एसेसिस्ट, है ना, इन रोमांटिक पीरियड। ही वॉज बेस्ट नोन, और इनको जाना जाता है एसेज ऑफ इलिया के लिए, है ना। इसके अलावा एक चिल्ड्रन बुक है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के प्लेज की रिटेलिंग है बच्चों के लिए अपने अंदाज में। चार्ल्स लैम्ब ने अपने अंदाज में लिखा है। ये इन दोनों के लिए जाना जाता है। और इसको इनके साथ जो हैं इस वर्क में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो इसमें है इनकी मैरी लैम्ब, यानी मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब दोनों सिस्टर ब्रदर ने ये वर्क जो है ये लिखा है। एसेज ऑफ इलिया जो है वो लंदन मैगजीन में पब्लिश होता है, और पोइट्री में भी और रोमांस और ड्रामा इन्होंने लिखा था। इनका एक फ्रेंड है विलियम गॉडविन, जिनके साथ ये लाइब्रेरी में काम किया करते थे, और उन्होंने ही इनको इंस्पायर किया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखने के लिए। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, मैंने बता दिया ना कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनकी रिटेलिंग है बच्चों के लिए। लैम्ब रीटोल्ड शेक्सपियर्स वर्क्स व्हाइल इंटरप्रेसिंग हिज ओन क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द प्लेज, यानी उनके ऊपर खुद ने अपने ओपिनियन और व्यूज दिए हैं। और अच्छा, इसके साथ 3 क्वेश्चन हो गया ना। देखो, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लेके इन्होंने और इनकी सिस्टर मैरी लैम्ब दोनों ने मिलकर लिखा। विलियम गॉडविन ने इनको प्रमोट किया इसको लिखने के लिए, और इसमें इन्होंने शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे उस पर अपनी खुद के ओपिनियन, खुद की कमेंट्री दी है। और ये किसके लिए बनाया गया? बच्चों के लिए। प्लेज को रिटेलिंग है, प्लेज की रिटेलिंग है। 1798 में इन्होंने एक पोइम लिखी ब्लैंक वर्स, और इसमें इनके साथ कोलैबोरेशन में कौन है? चार्ल्स लॉयड हैं। इनके फादर लॉयर्स के क्लर्क थे। चार्ल्स लैम्ब ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में करीब 23 या 25 साल तक काम किया। रोजमंड ग्रे, एक स्टोरी है यंग मैन एलन क्लेयर की, जो रोजमंड ग्रे से प्यार करता है, लेकिन रोजमंड ग्रे की डेथ हो जाती है, इसलिए उनकी जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाती है। चार्ल्स और मैरी दोनों ही मेंटल इलनेस का शिकार थे। मैरी की इलनेस तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि उन्होंने अपनी माँ को ही चाकू से मार दिया। उसके बाद ये बात है 1796 की, 1796 की। उसके बाद उनको मेंटल असाइलम में भर्ती करवाया गया, जिसका नाम है फिशर हाउस, फिशर हाउस है ना। चार्ल्स अब एक लेटर लिखते हैं इस मैट्रिसाइड को लेकर, किसके लिए? एसटी कॉलरिज के लिए, बिकॉज एसटी कॉलरिज उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। लैम्ब का फर्स्ट पब्लिकेशन 1796 में आया, जब इन्होंने 4 सोनेट चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस, किसमें पब्लिश होती है? कॉलरिज की पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इनकी ट्रेजेडी है जॉन वुडविल, 1802 में पब्लिश होती है। फार्स है मिस्टर एच ड्यूरी लैन में इसको परफॉर्म किया जाता है। 1807 में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पब्लिश होती है, जिनमें चार्ल्स लैम्ब तो लिखते हैं ट्रेजेडी और मैरी लैम्ब लिखती हैं क्या? कॉमेडीज। चार्ल्स लैम्ब ने कभी शादी नहीं की,
और इनका कलेक्टेड एसेज जो है एसेज ऑफ इलिया 1823 में पब्लिश होता है। लेम ने अपना पेन नेम इलिया लंदन मैगजीन के कंट्रीब्यूटर के लिए रखा था, बाद में यही नाम इन्होंने एसेज में पेन नेम यूज किया है। एसेज ऑफ इलिया को क्रिटिसाइज किया रॉबर्ट साउदी ने क्वार्टरली रिव्यू के अंदर, और इसका नाम था द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडिलिटी, जिस वर्क में क्रिटिसाइज किया है। लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में पब्लिश होता है, और कॉलरिज ने लेम को द जनरल हार्टेड लेम कहा। लेम रोट अ लेटर ऑफ मेट्रिसिडल टू कॉलरिज, हो गया था ये द प्रिंसिपल बायोग्राफर। हाँ, ये ध्यान रखना। ईवी लुकस इनके कौन है, बायोग्राफर हैं। और प्यार तो हुआ था एन ए सिमोन से, लेकिन बात बनी नहीं। जुवेनाइल लाइब्रेरी में विलियम गॉडविन के साथ ये भी काम किया करते थे। साउथ सी हाउस इनका फर्स्ट ऐसे है एसेज ऑफ इलिया के अंदर, और इस ऐसे में ये अपना सूडोनिम इलिया और मैरी लेम के लिए जो नाम यूज होता है वो कजिन ब्रिगेड। लेम ने एक पोइम कंपोज की जिसका नाम है अ फेयरवेल टू टोबैको। लेम अपने फादर को किस नाम से इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, लोवेल। और इलिया ऑन द ओल्ड बेंचेस में इन्होंने एक पोर्ट्रेट अपने फादर की क्या की है, क्रिएट की है। तो ये मेजर इंफॉर्मेशन इनके बारे में थी। अब इनके मेजर वर्क्स जो हैं उनको पूरा हम एक बार डिटेलिंग में देख लेते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आप लोगों के सामने। देखो मेजर वर्क्स ऑफ लेम में सबसे पहले जो वर्क है ना, जो इंपोर्टेंस के आधार पर सबसे पहले रखा है, दैट इज एसेज ऑफ इलिया, और ये पब्लिश होता है 1823 में। और इसमें मेजर जो एसेज हैं वो आपके सामने है। देखो द टू रेसेज ऑफ मैन, मिस्टर बोटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट, माय फर्स्ट डे, सैनिटी ऑफ ट्रूड जीनियस, कन्फेशन ऑफ ड्रंकर्ड, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो कुछ एक नाम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो एसेज ऑफ इलिया क्या है, अ सीरीज ऑफ एसेज। क्या है ये, अ सीरीज ऑफ एसेज, अ सीरीज ऑफ एसेज। सेकंड जो हमारे पास है, अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे, ठीक है, 1798 में है, और इसको इन्होंने मैरी लेम के साथ लिखा हुआ है ना। किसके साथ है, मैरी लेम। इसके बाद ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट 1798 में, ब्लैंक वर्स पोइम कब आई, 1798 में। जॉन वुडविल जो है ये पोइटिक ड्रामा है, 5 एक्ट ट्रेजेडी है 1801 में। कब है, 1801 में। तो ये तीनों ही वर्क 1798 के हैं। मिस्टर एच, अ फार्स इन 2 एक्ट 1806 में आया है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 2 बार आ गया कि नहीं, वो टेल्स फॉर रोजमंड ग्रे था ना, ये मैरी लैम के साथ नहीं है। ये तो वो एलन क्लेयर की स्टोरी है जो है, वो मैरी लैम के साथ तो ये वाला है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है ना, 1807 में आया है मैरी लैम के साथ। एडवेंचर्स ऑफ उलेसीज 1808 में आया हुआ है, ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में मैरी लैम के साथ। उसके बाद देखो स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर 1808 में है। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर 1811 में, और विचेज एंड अदर नाइट फियर्स 1821 में। इसके अलावा कुछ वर्क और हैं, जैसे मिस्टर लेसेस्टर्स स्कूल 1808 में, पोइट्री फॉर चिल्ड्रन 1809 में, द किंग्स एंड क्वींस ऑफ हार्ट 1806 में, द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में, और द पॉन ब्रोकर्स डॉटर 1825 में, और इलियाना 1867 में। तो मैंने यहाँ पे 17 वर्क्स जो है वो यहाँ इंक्लूड किए हैं। जो मेजर वर्क्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। जैसे देखो इनके दो चीजों को तो आप ध्यान रखना ही रखना। एक तो द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में, और जो एसेज ऑफ इलिया है, एसेज ऑफ इलिया ये आया है 1823 में। ये दो चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से ना, एसेज ऑफ इलिया 1823 में है, और ये मेजर नाम इसमें मैंने लिख लिए थे। और भी बहुत सारे नाम है, बड़ा सीरीज है ना, लंबी सीरीज है ये। और सेकेंड वर्क था ही आपके पास, अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे 98 में है, और ओल्ड ब्राइंड मार्गरेट 1798 में, ब्लैंक वर्स पोइम 1798 में, जॉन वुडविल
ये है ना ट्रेजिडी है 1801 में, 5 एक्ट ट्रेजिडी है। मिस्टर एच फार से 2 एक्ट्स में लिखा गया 1806 में। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 मैरी लैम के साथ है ना। एडवेंचर्स ऑफ उलिसीज 1808 और स्पेसिमिन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर 1808 ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर 1811 विचेज एंड अदर नाइट्स 1821 और ये कुछ एक वक्त थे। मिसेज लेसेस्टर्स स्कूल 1808, पोइट्री फॉर चिल्ड्रन 1809, द किंग्स एंड क्वींस ऑफ हार्ट 1806, द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833, द पॉनब्रोकर्स डॉटर 1825 और इलियाना 1867। तो ये मेजर वर्क थे आपके करीब 17 और कुछ मैंने आपको एसेज ऑफ इलिया के अंदर जो एसेज थे उनके कुछ 5-6 के नाम आप लोगों को बता दिए हैं। और वैसे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी ना, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है वो सारी मैंने बता दी है। अब देखो रही डिटेलिंग की बात, तो डिटेलिंग की बात तो वर्क के साथ हम डिस्कस करते हैं। ये जो सेशंस है ना, इनसे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ जानने की जरूरत होती नहीं है। जब आप कोई पोइट्री पढ़ोगे, कोई पोइम पढ़ोगे, कोई ड्रामा पढ़ोगे, तो फिर उसके अंदर आपको पूरी, जैसे आपका स्पेसिफिक वर्क किसी सिलेबस में है तो फिर वो वर्क की डिटेलिंग आपको सारी आनी चाहिए। उसकी थीम क्या है, उसकी सेटिंग क्या है, उसके मेजर कैरेक्टर्स क्या हैं, किस कैरेक्टर्स का कौन सा स्टेटमेंट फेमस है, कौन कौन सी सिटी की चर्चा हुई है, फिर तो वहाँ ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी इम्पोर्टेंट है ना, वो फिर आपको याद रखना होता है। और ये जनरल वीडियोस हैं जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जैसे मैं मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स हैं उनका एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उनके वर्क्स को लेकर हम चर्चा करेंगे, मेजर वर्क्स को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे एक पॉइंट के जितने भी मेजर वर्क्स हैं उन सब की चर्चा करेंगे, और उनमें से जो बहुत ज़्यादा बड़ा वर्क है, जो ग्रैंड वर्क है, उसके ऊपर हम डिटेलिंग की वीडियो बना लेंगे, एक लंबी वीडियो बना लेंगे, जिससे क्या है उसकी सारी बातें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। जो मेन मोटिव और जो मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने चार्ल्स लैम के बारे में डिस्कशन आप लोगों के साथ किया। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, बाकी अगर चैनल पे रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी ही एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।